महान वैज्ञानिक एल्बर्ट आइंस्टाइन ने एक बार कहा था, शांति सिर्फ ताकत से कायम नहीं रखी जा सकती, ये केवल आपसी समझ से ही हासिल की जा सकती है। और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की इस उलझी हुई दुनिया में ये समझ अक्सर अलग-अलग नजरियों को जानने से ही आती है। बिल्कुल सही कहा आपने, समझ बहुत जरूरी है। हाल ही में एक बहुत महत्वपूर्ण घटना हुई। 7 सालों के बहुत लंबे अंतराल के बाद प्रधानमंत्री मोदी की चीन यात्रा। हाँ, 7 साल कम नहीं होते। बिल्कुल। और इस यात्रा ने स्वाभाविक रूप से चीन में काफी कह सकते हैं हलचल पैदा की। वहां के जानकारों में एक बहस सी छिड़ गई कि भाई भारत चीन संबंधों में ये जो अचानक एक नरमी सी दिख रही है, क्या ये बस एक टेम्परेरी एडजस्टमेंट है या फिर ये दोनों देशों के जो बुनियादी हित हैं और जो दुनिया बदल रही है उसको ध्यान में रखकर लिया गया एक सोचा समझा रणनीतिक फैसला है। ये सवाल तो बनता है, अस्थायी है या स्थायी? आज हम इसी पेचीदा सवाल की तह तक जाने की कोशिश करेंगे और खास तौर पे ये देखेंगे कि इस पूरी यात्रा को चीनी पर्यवेक्षक मतलब वहां के एक्सपर्ट्स किस नजरिए से देख रहे हैं। हाँ, ये जानना दिलचस्प होगा कि वो क्या सोच रहे हैं। हमारी ये चर्चा आधारित है ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन यानी ORF द्वारा प्रकाशित एक बहुत ही गहन विश्लेषण पर। इसमें चीनी मीडिया और थिंक टैंक्स की टिप्पणियों का अध्ययन किया गया है। अच्छा, ORF का विश्लेषण, ये महत्वपूर्ण स्रोत है। हाँ, तो हम समझने की कोशिश करेंगे कि चीन भारत की विदेश नीति को कैसे देखता है, खासकर जो अभी समीकरण बदल रहे हैं अमेरिका, रूस और खुद चीन के बीच। ये त्रिकोण तो हमेशा से अहम रहा है। और भारत जिसे अपनी सामरिक स्वायत्तता स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी कहता है, चीन उसका क्या मतलब निकाल रहा है? स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, इस पर काफी बात होती है आजकल। हमारा मकसद यही है कि चीनी दृष्टिकोण की परतें खोलें, वो भारत के कदमों को कैसे आंक रहे हैं और दुनिया के मंच पर भारत की जो भूमिका उभर रही है उस पर उनकी क्या राय है। हाँ, और ये समझना बहुत जरूरी है। ये विश्लेषण यकीनन UPSC की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों के लिए बहुत काम का हो सकता है, इंटरनेशनल रिलेशन समझने में, प्रीलिम्स हो या मेंस। हाँ बिल्कुल, IR के लिहाज से ये टॉपिक बहुत प्रासंगिक है। और साथ ही जो आम श्रोता सामरिक मामलों में रुचि रखते हैं उन्हें भी एक नया नजरिया मिलेगा। बिल्कुल, तो हम ORF के विश्लेषण में जो चीनी नजरिए के मुख्य बिंदु हैं उनको एक एक करके देखते हैं। कोशिश करेंगे कि इसे आसान शब्दों में समझा सकें। हाँ बिल्कुल, तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले और शायद सबसे अहम बिंदु से। चीनी पर्यवेक्षकों का मानना है कि प्रधानमंत्री मोदी की ये जो चीन यात्रा है ये सिर्फ एक द्विपक्षीय मुलाकात नहीं है। अच्छा, सिर्फ द्विपक्षीय नहीं है? नहीं, वे इसे भारत की उस बड़ी रणनीति का हिस्सा मानते हैं जिसका लक्ष्य है सामरिक स्वायत्तता हासिल करना। तो ये सामरिक स्वायत्तता आखिर है क्या और चीनी इसे इतना महत्वपूर्ण क्यों मान रहे हैं? देखिए, सामरिक स्वायत्तता या स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी का मतलब अगर सीधे शब्दों में कहें तो ये है कि कोई देश अपनी विदेश और सुरक्षा नीतियां बिना किसी बाहरी दबाव के स्वतंत्र रूप से तय कर सके। मतलब किसी एक पावर ब्लॉक पर पूरी तरह निर्भर ना हो। अच्छा। और चीनी नजरिए से मोदी की ये यात्रा इसी स्वायत्तता को पाने की दिशा में एक कदम है। वो मानते हैं कि बीजिंग के साथ बेहतर तालमेल बिठाकर भारत असल में अमेरिका, रूस और चीन के बीच जो एक बड़ी शक्ति प्रतिस्पर्धा चल रही है ना, हाँ वो तो चल ही रही है, उसी जटिल माहौल में अपने लिए ज्यादा रणनीतिक स्पेस, ज्यादा प्रभाव बनाने की कोशिश कर रहा है। ये सिर्फ चीन भारत संबंध सुधारना नहीं बल्कि एक तरह का त्रिकोणीय संतुलन साधने का प्रयास है। यानी आप कह रहे हैं कि चीनी विश्लेषक इसे एक तरह की लेवरेज डिप्लोमेसी के तौर पर देख रहे हैं। लेवरेज डिप्लोमेसी, ये शब्द थोड़ा और समझाएंगे? हाँ, लेवरेज डिप्लोमेसी शब्द का इस्तेमाल हुआ है। इसका मतलब है कि आप अपने रिश्तों का इस्तेमाल दूसरी जगह फायदा उठाने के लिए करते हैं। अच्छा। तो चीनी विश्लेषकों का तर्क है कि मोदी बड़ी चतुराई से चीन और अमेरिका के बीच जो तनाव है ना, उसका फायदा उठा रहे हैं। चीन के साथ बातचीत करके वो वॉशिंगटन को एक साफ संदेश दे रहे हैं कि देखो भाई, भारत कोई मोहरा नहीं है जिसे तुम अपने हिसाब से चला लो। अच्छा, ये एक मजबूत संदेश है। हाँ, कि भारत एक स्वतंत्र इच्छा शक्ति वाली वैश्विक शक्ति है और वो जरूरत पड़ने पर चीन और अमेरिका दोनों के साथ अपने कामकाजी रिश्ते रख सकता है। ये अपने महत्व को बढ़ाने, मोल भाव की क्षमता को मजबूत करने की कूटनीति है। अच्छा, तो इसका मतलब व्यावहारिक तौर पर यह हुआ कि चीन के साथ समीकरण सुधारकर भारत अमेरिका के साथ जो बातचीत करता है, जैसे डिफेंस डील्स पर या टेक्नोलॉजी ट्रांसफर पर या व्यापार समझौतों पर, वहां अपनी पोजीशन मजबूत करना चाहता है। हाँ बिल्कुल, ताकि अमेरिका भारत रिश्तों में वो हमेशा दबता ना रहे। चीनी आकलन कुछ ऐसा ही इशारा करता है।
वो इस बात पे खास ध्यान देते हैं कि अमेरिका और भारत के रिश्ते चाहे कितने भी गहरे क्यों ना हुए हों हाल के वर्षों में, हाँ, काफी गहरे हुए हैं। लेकिन कई अहम मुद्दों पर मतभेद भी हैं, गंभीर मतभेद। जैसे व्यापार घाटा और टैरिफ का मसला है, या भारत का रूस से सस्ता तेल खरीदना जारी रखना, रूसी हथियारों की खरीद का मुद्दा है। हाँ, ये मुद्दे तो हैं। तो चीनी पर्यवेक्षकों के अनुसार अमेरिका भारत को एक अर्ध सहयोगी मतलब क्वाजी एली की तरह देखता है। वो चाहता है कि भारत पूरी तरह अमेरिकी लाइन पर चले, लेकिन भारत लगातार अपने वैश्विक शक्ति होने पर जोर देता है। वो किसी की जूनियर भूमिका में आने से इनकार करता है। सही है। और मोदी की चीन यात्रा को चीनी विश्लेषक इसी स्वतंत्र रुख, इसी सामरिक स्वायत्तता के प्रदर्शन के तौर पर देख रहे हैं। ये वाकई दिलचस्प है कि चीन भारत की इस रणनीति को इतनी बारीकी से समझ रहा है या कम से कम समझने की कोशिश कर रहा है। अच्छा, अब इस पूरी तस्वीर में रूस की क्या भूमिका है? चीन के दृष्टिकोण से भारत, अमेरिका और रूस जैसे दो विरोधी ध्रुवों के बीच संतुलन कैसे बना रहा है? ये एक और महत्वपूर्ण पहलू है जिस पर चीनी पर्यवेक्षक मतलब वहां के एनालिस्ट्स ध्यान दे रहे हैं। उनका मानना है कि अमेरिका भारत संबंध चाहे जितने मर्जी गहरे हो जाएं, भारत आज भी रूस को, आप कह सकते हैं, शीत युद्ध के समय से चला आ रहा एक भरोसेमंद रणनीतिक सहारा मानता है। स्ट्रेटेजिक सपोर्ट। अच्छा, पुराना साथी। हाँ बिल्कुल। और दिलचस्प बात यह है कि कुछ चीनी टिप्पणीकार तो यहां तक कहते हैं कि भारत रूस के रिश्ते शायद चीन भारत या चीन रूस के रिश्तों से भी ज्यादा स्थिर रहें। ये तो काफी बड़ा दावा है। हाँ है। अगर हम इसे थोड़ी बड़ी तस्वीर में फिट करें तो चीनी विश्लेषकों का तर्क है कि भारत अमेरिका और रूस के बीच एक बहुत महीन संतुलन साध रहा है। संतुलन? हाँ, इसमें हेजिंग की रणनीति साफ दिखती है। हेजिंग मतलब आप किसी एक तरफ पूरी तरह नहीं जाते, अपने विकल्प खुले रखते हैं ताकि रिस्क कम हो। अच्छा, रिस्क मैनेजमेंट। बिल्कुल। तो एक तरफ भारत अमेरिका से रिश्ते मजबूत कर रहा है, लेकिन साथ ही रूस के साथ अपने गहरे रणनीतिक संबंधों का इस्तेमाल कर रहा है। किस लिए? ताकि चीन, पाकिस्तान और रूस के बीच कोई बहुत मजबूत गठजोड़ ना बन जाए जो भारत के खिलाफ हो। इससे वो अपने सुरक्षा हितों की रक्षा करना चाहता है। ये एक बहुत जटिल, बहुआयामी संतुलन है। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि चीनी पर्यवेक्षक इसे भारत की उस सोच के हिस्से के तौर पर देख रहे हैं जिसके तहत भारत एक बहुध्रुवीय विश्व मतलब मल्टीपोलर वर्ल्ड की कल्पना करता है, एक ऐसी दुनिया जो किसी एक या दो सुपर पावर के कब्जे में ना हो? बिल्कुल सही। चीनी आकलन इसी दिशा में इशारा करता है। उनके अनुसार रूस के साथ भारत के रिश्ते भारत को अमेरिका और चीन दोनों के खिलाफ बचाव के लिए एक रणनीतिक गहराई, स्ट्रेटेजिक डेप्थ देते हैं। रणनीतिक गहराई, इसका क्या मतलब हुआ? रणनीतिक गहराई का मतलब है कि आपके पास ऐसे दोस्त, ऐसे विकल्प हों कि मुश्किल समय में आप टिक सकें, स्वतंत्र फैसले ले सकें। अच्छा। ये भारत को किसी भी एक तरफ से दबाव पड़ने पर मनूवर करने की मतलब पैंतरेबाजी करने की आजादी देता है। इसीलिए मोदी की चीन यात्रा को चीनी पर्यवेक्षक सिर्फ एक द्विपक्षीय घटना नहीं मान रहे, वो इसे भारत की सर्वसमावेशी कूटनीति मतलब ऑल एनकम्पसिंग डिप्लोमेसी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा मान रहे हैं। सर्वसमावेशी कूटनीति? हाँ, जिसका लक्ष्य है अमेरिका, रूस और चीन तीनों के साथ स्वतंत्र और व्यावहारिक बातचीत बनाए रखना, ताकि भारत के राष्ट्रीय हित और उसका रणनीतिक प्रभाव दोनों अधिकतम हो। लेकिन ये तस्वीर जितनी सीधी दिख रही है, क्या वाकई उतनी ही है? हमने सुना है कि कुछ चीनी विश्लेषक जैसे फुडन विश्वविद्यालय के झांग जियाडोंग, उन्होंने इस यात्रा और भारत की रणनीति की कुछ सीमाओं और अंतर विरोधों की तरफ भी इशारा किया है। वो क्या है? हाँ, ये बहुत जरूरी पॉइंट है। झांग जियाडोंग जैसे विश्लेषकों का विश्लेषण उन बारीकियों को सामने लाता है जो दिखाते हैं कि चीनी पक्ष सिर्फ मतलब सब कुछ सकारात्मक ही नहीं देख रहा। झांग ने नोट किया कि मोदी की यात्रा महत्वपूर्ण तो थी, लेकिन ये शंघाई सहयोग संगठन यानी एससीओ के शिखर सम्मेलन तक ही सीमित रही। हाँ, एससीओ समिट। हाँ, और जो मॉस्को में विक्ट्री डे परेड हुई थी उसमें मोदी ने हिस्सा नहीं लिया। अच्छा, ये क्यों महत्वपूर्ण है? इसे कुछ लोग ऐसे देख रहे हैं कि ये अमेरिका को नाराज ना करने का एक संकेत था, भविष्य में अमेरिका के साथ सुलह की गुंजाइश बनाए रखने का तरीका। अच्छा, तो ये भी एक संतुलन साधने का प्रयास? हाँ, कह सकते हैं। और इसके ठीक उलट देखिए, चीन यात्रा से कुछ ही समय पहले भारत ने सार्वजनिक रूप से कहा कि वो चीन के बढ़ते प्रभाव को बैलेंस करने के लिए जापान, वियतनाम, फिलीपींस जैसे देशों के साथ मिलकर काम करेगा। और साथ ही भारत ने क्वाड यानी चतुर्भुज सुरक्षा संवाद के प्रति अपनी प्रतिबद्धता भी दोहराई थी। क्वाड, जिसमें अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया भी है। बिल्कुल। और क्वाड को अक्सर चीन के खिलाफ एक रणनीतिक समूह माना जाता है,
तो ये जो विरोधाभासी संकेत है ना, एक तरफ चीन से बातचीत, दूसरी तरफ क्वाड और चीन विरोधी माने जाने वाले गठजोड़ों को मजबूत करना। हाँ, ये तो विरोधाभासी लगता है। चीनी पक्ष इसे बहुत ध्यान से देख रहा है, वो इन अंतर विरोधों को नोट कर रहे हैं। और जाहिर है चीन भारत संबंधों में जो पुरानी और बड़ी समस्याएं हैं, जैसे कि भारी व्यापार असंतुलन जो भारत के हक में नहीं है, और दशकों पुराना बहुत संवेदनशील सीमा विवाद, वो तो अपनी जगह है ही। बिल्कुल, और यही वो मुद्दे हैं जो एक बड़ा सवाल खड़ा करते हैं क्या सवाल? कि इन बुनियादी समस्याओं के रहते हुए दोनों देशों के रिश्तों में स्थायी सुधार की गुंजाइश आखिर कितनी है। कोई भी अप्रत्याशित घटना, खासकर सीमा पर अगर कोई तनाव हो जाए, कोई झड़प हो जाए, हाँ, उसकी आशंका तो रहती है। तो वो द्विपक्षीय संबंधों में जो थोड़ी बहुत प्रगति हुई भी है, उसे बड़ी आसानी से पटरी से उतार सकती है। लेकिन यहाँ ये देखना भी दिलचस्प है कि इन सब मुश्किलों और भारत की लेवरेज डिप्लोमेसी को समझने के बावजूद चीन की अपनी प्रतिक्रिया क्या है, उसका अपना गणित क्या कहता है। हाँ, चीन क्या सोच रहा है? ऐसा लगता है कि चीन भारत की इन गणनाओं को, मतलब उसकी चालों को भांपते हुए भी, जैसा कुछ चीनी कहते हैं, अमेरिका की मनमानी का मुकाबला करने के लिए चीन का इस्तेमाल करना। हाँ, इसको जानते हुए भी चीन इस अवसर का लाभ उठाकर अपने हितों को साधने के लिए उत्सुक है। ये दिलचस्प है। अगर चीन समझता है कि भारत शायद उसका इस्तेमाल अमेरिका से मोलभाव के लिए कर रहा है, तो फिर चीन क्यों इच्छुक है? चीन का क्या फायदा है इसमें? चीन के अपने बड़े कारण हैं। हाँ, उनके लिए दो बातें बहुत महत्वपूर्ण हैं। पहली, उनकी जो लंबी दक्षिण पश्चिमी सीमा है, वहां स्थिरता बनी रहे। भारत एक बहुत बड़ा पड़ोसी है। हाँ, ये तो है। दूसरी, भारत का विशाल बाजार। हाँ। चीनी कंपनियां वहां व्यापार और निवेश करना चाहती हैं। आर्थिक हित। हाँ, आर्थिक हित। और ये दोनों ही चीजें चीन के लिए अमेरिका के साथ जो उसकी बड़ी वैश्विक होड़ चल रही है, उसके लिहाज से अहमियत रखती हैं। अच्छा। इसलिए ऐसा लग रहा है कि चीन कई मोर्चों पर भारत की तरफ दोस्ती का हाथ, या जिसे ऑलिव ब्रांच कहते हैं, वो बढ़ा रहा है। जैसे चीनी नागरिकों के लिए टूरिस्ट वीजा फिर से शुरू करना, दोनों देशों के बीच सीधी उड़ानें बहाल करना, व्यापार और निवेश से जुड़ी नई आर्थिक सहयोग परियोजनाओं का प्रस्ताव रखना, यहाँ तक कि सार्वजनिक रूप से वन चाइना नीति को दोहराना और ताइवान को चीन का हिस्सा मानना भी इसी रणनीति का हिस्सा हो सकता है। वो भारत से भी ऐसी ही उम्मीद रखते हैं। अच्छा, ये तो काफी कुछ कर रहा है चीन। हाँ, हालांकि ये ध्यान रखना जरूरी है कि ये दोस्ती का हाथ बढ़ाने के साथ साथ चीन अपनी सामरिक पकड़ भी बनाए रखना चाहता है। मतलब उदाहरण के लिए रेयर अर्थ मैग्नेट्स हैं, जिनका इस्तेमाल बहुत सी आधुनिक टेक्नोलॉजी में होता है, उर्वरक हैं, टनल बोरिंग मशीनें हैं। हाँ। इन जैसी महत्वपूर्ण चीजों पर चीन अपना नियंत्रण बनाए रखता है, ताकि जरूरत पड़ने पर वो इनका इस्तेमाल अपने फायदे के लिए कर सके। तो ये एक बहुत सोची समझी, नपी तुली प्रतिक्रिया है चीन की तरफ से। कुछ चीनी पर्यवेक्षकों की राय ये भी है कि अगर चीन और भारत के बीच ये बातचीत तुरंत किसी बड़े नतीजे पर नहीं भी पहुंचती है, तो भी शायद चीन को इससे बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। क्या इस नजरिए में दम है? हाँ, ये दृष्टिकोण भी चीन में है, और इसके पीछे एक ठोस तर्क है। उनके लिए शायद तात्कालिक समझौतों से भी ज्यादा महत्वपूर्ण ये है कि भारत और अमेरिका के रिश्ते और ज्यादा मजबूत ना हों। अच्छा, ऐसा क्यों? खासकर सैन्य और रणनीतिक क्षेत्र में चीन और अमेरिका के बीच प्रतिद्वंद्विता बढ़ रही है। इस दौर में चीनी रणनीतिकारों का मानना है कि कोई भी महत्वपूर्ण देश, खासकर भारत जैसा बड़ा पड़ोसी, अगर वो पूरी तरह से अमेरिकी खेमे में नहीं है, तो उसे अपने साथ साधना या कम से कम उसे तटस्थ रखना भी एक तरह की रणनीतिक जीत है। अच्छा, मतलब अगर भारत पूरी तरह अमेरिका के साथ नहीं जाता तो भी चीन के लिए ठीक है। हाँ, अगर भारत अमेरिकी गठबंधन का सक्रिय हिस्सा नहीं बनता तो ये चीन के लिए राहत की बात होगी, भले ही द्विपक्षीय मुद्दे पूरी तरह हल न भी हों। तो अगर हम इस पूरी चर्चा का सार निकालें, जैसा कि ORF के विश्लेषण में चीनी नजरिए से उभर कर आ रहा है, तो क्या हम कह सकते हैं कि चीनी पक्ष फिलहाल कुछ हद तक राहत महसूस कर रहा है? हाँ, मोटे तौर पर ऐसा कहा जा सकता है। चीनी पक्ष में फिलहाल एक सतर्क आशावाद है और कुछ हद तक राहत की भावना दिखती है। राहत किस बात की? राहत इस बात की कि लंबे समय के बाद, लंबे गतिरोध के बाद चीन और भारत आखिरकार बातचीत की मेज पर वापस आए हैं और कुछ साझा जमीन तलाशने में कामयाब रहे हैं। ऐसा लगता है कि वो कम से कम अस्थायी तौर पर अपने बड़े मतभेदों को किनारे रखकर दुनिया में जो कुछ उथल-पुथल चल रही है, जैसे अमेरिका के टैरिफ या दूसरी आर्थिक चुनौतियां, उनका सामना करने के लिए एक साझा मोर्चा बनाने की दिशा में बढ़ रहे हैं, भले ही ये मोर्चा कितना ही सीमित क्यों ना हो। ठीक है। और जैसा कि कुछ चीनी पर्यवेक्षकों ने निष्कर्ष निकाला है, और ये अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का एक पुराना सिद्धांत भी है,
कि दुनिया में न तो कोई स्थायी दोस्त होता है और न ही कोई स्थायी दुश्मन। हाँ, ये तो अक्सर कहा जाता है। होते हैं तो सिर्फ स्थायी हित। लगता है चीन और भारत दोनों ही इसी सिद्धांत पर चलते हुए अपने अपने हितों को साधने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमने आज इस विस्तृत चर्चा में, जो ORF के प्रकाशन में चीनी विश्लेषण पर आधारित थी, देखा कि चीन का नजरिया मुख्य रूप से भारत की सामरिक स्वायत्तता की महत्वाकांक्षा पर टिका है और भारत कैसे प्रमुख वैश्विक शक्तियों अमेरिका, चीन और रूस के बीच संतुलन साधने की जटिल कोशिश कर रहा है। हाँ, संतुलन साधना ही मुख्य बात है। ये भारत की विदेश नीति को समझने के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू है, खासकर UPSC के अभ्यर्थियों के लिए जो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का अध्ययन करते हैं। बिल्कुल, IR पेपर के लिए ये समझ बहुत जरूरी है। और यहाँ एक विचारणीय प्रश्न उभरता है जिसे श्रोता अपने मन में रख सकते हैं। ये जो जटिल लिवरेज डिप्लोमेसी है, ये बहुसंतुलन है और ये जो प्रतिस्पर्धी हितों का ताना बाना है, जैसा कि चीनी दृष्टिकोण से हमने समझा, यह आखिर कितना टिकाऊ है? हाँ, ये एक बड़ा सवाल है। कोई एक अप्रत्याशित घटना, मान लीजिए सीमा पर कोई बड़ी झड़प हो जाए या अमेरिका चीन संबंधों में अचानक कोई बड़ा नाटकीय मोड़ आ जाए, तो वो भारत के इस नाजुक रणनीतिक समीकरण को और उसकी बहुसंरेखण मल्टी अलाइनमेंट नीति की प्रभावशीलता को कितनी तेजी से और किस हद तक बदल सकती है। ये वाकई सोचने वाली बात है। भविष्य की भारतीय विदेश नीति के सामने ये एक बड़ी चुनौती और एक महत्वपूर्ण प्रश्न बना रहेगा। उम्मीद है कि हमारी आज की ये चर्चा UPSC अभ्यर्थियों के लिए मेंस और प्रीलिम्स दोनों के लिहाज से और समसामयिक मामलों तथा अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में रुचि रखने वाले सभी श्रोताओं के लिए जानकारीपूर्ण और उपयोगी रही होगी। उम्मीद तो यही है। यदि इस विषय पर आपके कोई और प्रश्न है या आप किसी और पहलू पर गहराई से जानना चाहते हैं, तो कृपया इस शो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और नीचे कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं। हम आपके सवालों का जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे।